माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट की कड़ी में आज हम कुछ और क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लास्ट के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आप कंप्लीट वीडियो देखकर ही इसको आना। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बोर होकर चले जाएंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक तरफ से कंप्लीट लेक्चर देखा करें, आपको हर एक पॉइंट जरूर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट होगा, आज हम कुछ और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट वो थोड़ा सिंपल थे। आज के भी क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एकदम बेसिक से उठा करके थोड़ा सा टफनेस कर देते हैं हम क्वेश्चन का, तो वही एक सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, आप कंप्लीट इसके बारे में जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान समझिएगा कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर n, फाइंड द यूनिट नॉर्मल ऑफ द कोन ऑफ रिवोल्यूशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एट द पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 2 दिया जा रहा है। ठीक, यही हमको निकालना है। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ? चलो अब हम निकालते हैं इसको कि हमें यूनिट वेक्टर n निकालना है। कैसे निकालेंगे? पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर n निकालना है, तो वेक्टर n यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आप डेल्टा f निकालो, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन कोई दिया है, कोई फंक्शन हमने इसको मान लिया है, कोई भी फंक्शन f है, तो डेल्टा f डिवाइड बाई मॉड डेल्टा f निकल आया। मतलब आपको सोल्यूशन देखना क्या है, आपको निकालना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर n जो निकालोगे, अगर मैं इसको कोई फंक्शन मान लूँ, क्या निकालोगे? डेल्टा f डिवाइड बाई मॉड डेल्टा f, बस यही आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करोगे ये हम देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन, ऐसा कि हमने मान लिया कोई फंक्शन f जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इसको एक तरफ कर लेंगे तो ये सभी चीजें माइनस हो जाएगी, तो इसको हम इक्वल टू f मान लेते हैं। बस यही किया है। z स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? z स्क्वायर था, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इधर कर लिया। ठीक, अब ये तो फंक्शन हुआ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेल f कैसे आएगा? पहले निकालो डेल f डेल x, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? सिंस वी नो दैट डेल f जो निकल के आएगा दैट्स इक्वल टू डेल डेल x ऑफ f प्लस डेल डेल y ऑफ f प्लस डेल डेल z ऑफ f। यही होता है, कुछ अलग से नहीं होता है। चलो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। सो अगर हम देखें डेल डेल x ऑफ f जो होगा हमारा, f की वैल्यू क्या है? z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x का ही तो होगा, बाकी का 0 हो जाएगा, तो माइनस 8x। अगर मैं निकालूं डेल डेल y ऑफ f के वैल्यू, तो ये y का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8y माइनस का 8y। एंड डेल डेल z ऑफ f की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में होगा, क्या निकल के आएगा 2z प्लस में 2z। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ, यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो डेल f की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अगर मैं वैल्यू इसमें रख दूं, इन तीनों की वैल्यू, ये देख पा रहे हैं, इन तीनों की वैल्यू उठा के अगर हम डेल f निकाल लें तो डेल f जो निकलेगा क्या निकलेगा? माइनस 8x माइनस में 8y प्लस का 2z। बट यहां पर कुछ पॉइंट दिया जा रहा है एट पॉइंट P, तो यहां पर लिखेंगे एट पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 102 है, 102 है। ये वैल्यू x की होती है, वैल्यू y की, वैल्यू z की। तो x यहाँ x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू रख दो, z की जगह z की वैल्यू रख दो। ये क्या हो जाएगा? x की वहां रखोगे तो -8, y की जगह 0 रखोगे 0,
और ये यहां पर आई कैप जे कैप के कैप होता है ना, ये आई कैप जे कैप के कैप, तभी तो कह रहे हैं ये कहाँ चला गया, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 8 आई कैप 0 जे कैप और ये जेड की जगह 2 रखो 4 के कैप। फाइनली हमारा डेल एफ निकल के आता है -8 आई कैप प्लस का 4 के कैप। दिस इज योर डेल एफ। बट हमें अभी मॉड डेल एफ भी निकालना है, ये देख पा रहे हो ना, मॉड डेल एफ। मॉड डेल एफ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 64 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 64 प्लस 16 कितना होता है, कितना होता है बताओ। अरे यार 80 निकल के आएगा ना, 64 10 74 6 80। तो अगर मैं निकालूं यूनिट वेक्टर n, दैट्स योर डेल एफ डिवाइड बाई मॉड डेल एफ। ये हो गया हमारा क्या, माइनस का 8 आई कैप प्लस का 4 के कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को बाहर निकाल सकते हो, आपकी इच्छा, अगर मन कहे निकाल लो, अदरवाइज इसे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं निकल होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो। 4 चौक 16 पंचे 80, तो इट मीन्स दैट -8 आई कैप प्लस का 4 के कैप, तो ये 4 रूट 5 हो जाएगा, होगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा 4 रूट 5। अरे ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, सिंपल। जो बाहर होता है उसका वर्क करके अंदर वाले से गुणा कर दो। 4 अगर कॉमन लेकर कट कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर n कितना मिल जाएगा, 4 कॉमन करेंगे तो -2 आई कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज योर आंसर। और कुछ करना ही नहीं था। स्टूडेंट यहीं पर थोड़ा उनका दिमाग ही चकरा जाता है कि पता नहीं क्या करना है। अरे कुछ करना है, यूनिट वेक्टर कब से निकालते आ रहे हो, बस इसे एक फंक्शन मान लेना था, बस इसको एक तरफ कर लो, उसके बराबर है फंक्शन कोई मान लो, बिना फंक्शन माने तो सॉल्व कर नहीं सकते थे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नोट करिए, नोट करिए, बातें समझ में आ गई। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए चैट बॉक्स खुला हुआ होता है ऑलवेज। कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब दोनों इक्वेशन यहां पर फाइंड करने हैं। टू द सरफेस 2x(z) स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x इक्वल टू 7 एट द पॉइंट ऑफ 1 - 1 2। इस पॉइंट पर इस फंक्शन का आपको टेंजेंट प्लेन भी फाइंड करना है, नॉर्मल प्लेन भी फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हो, कोई एक फंक्शन मानते हो, सॉल्यूशन देखो, कोई एक मान लेते हो फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया गया है 2xg स्क्वायर माइनस 3xy माइनस में 4x, इधर -7 लाओगे इक्वल टू 0। हम इसी को मान लेते हैं एक फंक्शन, और कुछ मैंने किया नहीं किया, मतलब जो भी हमारा गिवन था उसको हमने एक तरफ कर लिया, इक्वल टू 0 दिखा, उसी को हमने मान लिया कोई भी फंक्शन। अब इसको हम दिखा सकते हैं डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, क्या निकल के आएगा, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स इसमें है, यक्स इसमें है, यक्स इसमें, इसमें नहीं है, निकल के क्या आएगा, यक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2g स्क्वायर, इसे जेड स्क्वायर पढ़ते हैं, जी स्क्वायर भी कहते हैं। यक्स का हो जाएगा 1 माइनस में 3y माइनस में 4, ये निकल के आएगा भाई। x का 1 हो जाएगा, x का यहाँ भी 1, x यहाँ भी 1, ये डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू x आया। डेल एफ अगर निकालें विथ रिस्पेक्ट टू y, ये क्या निकल के आएगा, y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसमें y नहीं है, इसमें y है तो ये निकलेगा माइनस में 3x, इसमें भी y नहीं है, सिर्फ इतना ही आएगा। डेल एफ निकालें विथ रिस्पेक्ट टू g, तो इसमें z है बाकी में z नहीं है, तो ये क्या निकल के आएगा, z स्क्वायर, 2 2 जा 4xz, 4xz, ये निकल के आपका डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू z। ये तो आ गया आपका। अब आपको बारी बारी से निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। आप जानते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होता है। हम अगर बताएं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होता है तो इधर देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1, y1, z1,
तो x1 y1 z1 जब पॉइंट होता था तब क्या निकल के आता था आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स योर x माइनस x1 डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y माइनस y1 डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस z माइनस z1 डेल f विथ रिस्पेक्ट टू z, या डेल डेल z ऑफ f, एक ही बात है, ये निकल के आता था इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 की जगह पर क्या रखेंगे, ये x1 ये y1 ये z1, ठीक है। यहां पर देखो ये x1 ये y1 ये z1 निकल के आएगा, रखो, निकलेगा क्या हमारा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 और डेल f अपान डेल x, डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू रखो 2z स्क्वायर माइनस में 3y माइनस में 4 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y कितना निकलेगा। अगर मैं यहां पर सॉल्व कर दूं, एक बात और ध्यान देना, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, इधर ही सॉल्व कर सकते हो, इधर देखो और मैं सॉल्व कर देता हूं एट पॉइंट P पर, ठीक है, एट पॉइंट कोई पॉइंट मान लो P, एट पॉइंट P पॉइंट पर अगर हम इसके निकालेंगे तो z की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 2 4 4 दूनी 8 माइनस में y की वैल्यू -1 प्लस में 3 हो जाएगा -4 कितना हो जाएगा 8 में 4 गया बचा कितना 4 3 7 बचाइए, माइनस में 3x, x की वैल्यू 1 है तो माइनस में 3 बची वैल्यू इसकी, एंड 4xz, ये हमने सिंपल करने के लिए, क्या अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर से वैल्यू रखते, क्या मतलब है xz, देखो x की वैल्यू 1 है z की वैल्यू 2 है तो 2 4 जा 8, ये वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 ही है ना, हाँ ठीक है, y प्लस 1 डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y -3 प्लस में z माइनस z1 था तो z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 2 एंड इसकी वैल्यू निकल के आई थी 8 इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली गाइज हमारा क्या मिल जाएगा 7x माइनस 7 प्लस में सॉरी माइनस में 3y ना, माइनस में 3y माइनस में 3 और प्लस में 8z माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एंड अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 7x माइनस में 3y प्लस में 8z -7 -3 -10 -16 -26 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 7x माइनस 3y प्लस में 8z बराबर 26। हाँ आया ना समझ में, ये रहा आपका इक्वेशन, ये रहा आपका इक्वेशन, क्लियर हुआ। ये कौन सा इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, जब आप टेंजेंट निकालते हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मल निकालते हो तो डिवीजन होता है, मतलब x माइनस x1 डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन जब होगा डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z, तब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालते हो तो हमेशा याद रखना, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 z1, एट पॉइंट x1 y1 z1, तब क्या निकल के आता है आपका x माइनस x1 डिवाइड बाई डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x, y माइनस y1 डिवाइड बाई डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y, z माइनस z1 अपान डेल f विथ रिस्पेक्ट टू z। यहां तक सबको क्लियर होने, मतलब जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है एंड प्लस में होता है, जब भी आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हो तो ये डिवीजन में होता है एंड एक दूसरे के इक्वल होता है। फाइनली x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है, x माइनस 1 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या निकाल ली है 7 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू प्लस है तो y प्लस 1 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या निकले -3 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू 2 एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारी 8। आप इतने पर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो, फिर हम कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सॉल्व करोगे फिर थोड़ा सा बहुत हो सकता है अंतर आ जाए, इतने पे छोड़ दो। यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बचा, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां तक बातें सबको समझ में आई, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। कंप्लीट समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन का उपयोग करें, नहीं प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मत उपयोग करें।
क्योंकि उपयोग करने से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? ठीक है, नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं। नाउ एक प्यारा दुलारा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। कितने लोग इसको कर सकते हो? अगर जिसको एंगल निकालना मालूम होगा वो कर सकता है किसी भी दो सरफेस के बीच में। जिसको नहीं आता होगा मैं बता दूंगा, ठीक है? मैं इधर कर रहा हूं, आप लोग भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है? क्या कह रहा है, पहले बात समझ लो उसके बाद सॉल्व करो, तब ताकि समझ पाओ। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस इतना एंड इतना, मतलब दो इक्वेशन दिए गए, दो सरफेस इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन दो इक्वेशन। इसको F1 मान लेंगे, इसको F2 मान लेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इतना, इस पॉइंट पर हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको F1 मानोगे, इसको F2 मानोगे। सबसे पहले डेल्टा F इसके लिए निकालेंगे, डेल्टा F2 इसके लिए निकालेंगे। डेल्टा F1 डेल्टा F2 मिल गया, मिला। एट द पॉइंट इस पर निकालेंगे, इतना काम कर लेंगे। अब इतना काम करने के पश्चात सब लोग जानते हो एंगल का फार्मूला क्या होता है? नहीं पता तो मैं अभी बता दूंगा, अगर पता है तो लगाते रहो। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, मान लो सॉल्यूशन देखो, कोई भी ये एक फंक्शन है, मतलब मिल रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इससे फंक्शन हम F1 मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना? मान सकते हो फंक्शन F1। और दूसरा हमारा क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस जेड। या तो जेड को उस साइड ले जाओ या तो उन दोनों को इस साइड लेकर चले आओ, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी। चाहे जैसे करो, चाहे इन दोनों तीनों को इधर ले आओ, चाहे उसको उस साइड ले आओ, बराबर 0 ही हमको दिखाना है। वैल्यू हमारी एक ही आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, जेड को उस साइड भेज देते हैं, माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं फंक्शन F2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, अब फंक्शन F1 और F2 पता हो गया। अब सबसे पहले सब लोग क्या करोगे, डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे। सब लोग फटाफट से निकालो। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 2x निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो, विथ रिस्पेक्ट टू y तो 2y आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे तो मिलेगा क्या, 2z मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी में z नहीं है। ठीक, इसमें भी ऐसे कर लेंगे। डेल एफ अपान डेल एक्स निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको। आप F1 F2 की वैल्यू नाम दे सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। डेल F2 अपान डेल y निकालेंगे तो यह क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, सिंपल। एंड डेल F2 अपान डेल z निकालेंगे तो यह क्या मिलेगा, -1। और यहां पर क्या मिला था, 2z मिला था। ठीक, अब यहां पर अगर हम डेल F1 निकालें, ओवरऑल डेल F1, तो ये क्या होता है, आई कैप डेल F1 अपान डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल F2 अपान डेल वाई प्लस में के कैप डेल F। अरे यार, F1 की बात की जा रही तो कहाँ बढ़ा रहे हैं, यही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही सिमिलर इसमें भी हो जाएगा, सिमिलर ही इसमें भी हो जाएगा कि अगर मैं डेल F2 की बात करूं तो ये क्या निकल के आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस का के कैप डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पर 2 लगा दो क्योंकि हम F2 की बात कर रहे हैं। बातें समझ में आई? चलो, अब यहाँ पर समझना, डेल F1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू क्या है, 2x आई कैप 2i जे कैप 2z के कैप। बोलो हाँ या ना? ये निकल के आया डेल F1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं डेल F2 निकाल लूँ तो डेल F2 बाई डेल एक्स की वैल्यू 2x आई कैप 2i जे कैप माइनस के कैप। भाई इसकी वैल्यू 1 है ना, -1, तो माइनस के कैप। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर मैं डेल F1 की वैल्यू निकालूँ एट पॉइंट 2 कामा -1 कामा 2, 8.2 कामा -1 कामा 2, इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं तब आपका डेल F1 निकल के आएगा। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, z की जगह 2 रखेंगे। तो ये बेसिकली वैल्यू होती है x, y और z की। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 आई कैप प्लस में y की जगह -1 रखेंगे तो -2 जे कैप हो जाएगा, -2 जे कैप। एंड z की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस का 4 के
कैप, ये निकल के आएगा आपका डेल F1। ऐसे ही अगर मैं डेल F2 निकालूं 8.2 कामा -1 2, इस पॉइंट पर निकालूं डेल F2 तो ये निकल के आएगा 2 2 ज़ा 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड माइनस का 2, इधर कुछ होगा ही नहीं यार, z है ही नहीं, सिर्फ इतने पर ही ये किट्टम कट। तो ये है हमारा डेल F1 एंड डेल F2 की वैल्यू। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ के तो रहेगा ना यार, z नहीं है के रहेगा। ठीक है, तो ये डेल F1 की वैल्यू आ गई और ये हमारी डेल F2 की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो। ठीक, अब हमें फार्मूला मालूम है कि अगर आपको एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, n1 इंटू n2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, या तो बराबर करके लिखो या तो मॉड में करके लिख दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मॉड n1 मॉड n2, अगर फंक्शन है तो फंक्शन हम लिख देंगे डायरेक्ट, और कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, हमें n1 n2 की तो वैल्यू मिल गई, इसे आप डेल्टा F1 है तो इसे n1 बोल सकते हो, ये डेल्टा F2 तो इसे n2 बोल सकते हो। बट मॉड में वैल्यू नहीं मिली है, मॉड में वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं मॉड डेल्टा F1 निकाल लेता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो प्लस ही आएगा 4 16, 16 दूना 32 4 36, मतलब आ गया 6। आया या नहीं आया? 16 16 32 4 36 आ गया 6। डेल F2 का मॉड निकाल लूं मैं, अगर डेल F2 का मॉड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस में 1, 16 4 20 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 को क्या लिखोगे, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 21 ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये क्लियर हुआ सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। यहां पर वैल्यू रखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है 4i कैप, ये वैल्यू रख दो फटाफट से, 4i कैप माइनस 2j कैप। ये कंफ्यूज मत होना कि ये n1 कहां से आ गया, बेटा डेल्टा F1 है तो उसे हमने n1 मान लिया और कुछ नहीं किया। आप यहां पर फार्मूला दिखा सकते हो डेल्टा F1 डेल्टा F2। कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही हो तो ये ऐसा डेल F1, हमें फार्मूला बताया था, इसको फार्मूला इतना हम लोग पढ़े थे पहले बचपन में ना, डिवाइड बाई मॉड डेल्टा F1 मॉड डेल्टा F2। खुश, अब बच्चे खुश हो गए, हम जानते हैं तुम लोग खुश हो जाओगे। डेल्टा F1 की वैल्यू उठाओ यहां से, 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन विथ डेल्टा F2 की वैल्यू उठाओ, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस का k कैप। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई डेल्टा F1 मॉड डेल्टा F1 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू √21, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 21। यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन करा दो, 4 चौक 16। देखो i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन, j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन, k का k के साथ मल्टीप्लीकेशन, बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। j का j के साथ कराओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड k का k के साथ कराओगे -4 डिवाइड, ये तो कट गया भाई, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 21। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहां पर देखो 4 में 4 गया, बचा क्या, 16/6 √21, 2 तिहाई 6 2 8 16, 8/3 √21। दिस इज योर आंसर cos थीटा। थीटा की वैल्यू निकाली हो तो cos इनवर्स 8/3 √21, बस और कुछ नहीं। दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, नहीं लगा पाए, सो सिंपल क्वेश्चन। नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? देखो मैंने किया क्या, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले हमें गिवन था कोई दो सरफेस, क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस इतना एंड इतना एट द पॉइंट ऑफ इतना। हमें इनके और इनके बीच में एंगल निकालना है इस पॉइंट पर, बस यही करना था ना। हमने F1 पहले 9 को इधर कर लिया, इक्वल टू 0 दिखा, उसको हमने F1 मान लिया।
z को इधर कर दिया, इसको 0 दिखाया, इसको हमने f2 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, डेल f1 पहले निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा, y के रिस्पेक्ट निकालेंगे 2 आएगा, क्योंकि बाकी में y है ही नहीं यार। अब बाकी z में देखेंगे तो 2z आ जाएगा, ऐसे ही इसमें देखेंगे 2x 2y एंड -1 बचा। अब हम निकालेंगे डेल f1, तो ये वैल्यू होती है i डेल f विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस j डेल f विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस k डेल f विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब फंक्शन f का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z एंड टू k। ऐसे सिमिलर इसमें भी फार्मूला लगा देंगे। अब डेल एक्स ऑफ f1 की वैल्यू क्या निकालो, 2x, डेल वाई ऑफ f1 की वैल्यू 2y, डेल z ऑफ f1 की वैल्यू 2z निकाले हो। अब यहां पर क्या करोगे, एट द पॉइंट ऑफ 2 - 1 2, इस पॉइंट पर निकालोगे, x की जगह पर 2 रखोगे, y की जगह पर -1 रखोगे, z की जगह पर 2 रखोगे, तो ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे इसमें भी वैल्यू रख दोगे, सॉरी, ठीक है, बातें समझ में आई। अब आपने इतना तो निकाल लिया, चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर n1 n2 अपान मॉड n1 n2 होता है, बस यही जानते हो। तो इस फार्मूले की तरह बनाने के लिए हमें मॉड की जरूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, मॉड f1 की वैल्यू निकाल लिया। जैसे आप मॉड f1 निकालोगे तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे इधर भी i कंपोनेंट स्क्वायर, j कंपोनेंट स्क्वायर, k कंपोनेंट स्क्वायर। फिर क्या हुआ, 16 16 32 4 36 आ गया 6, इधर क्या हुआ 16 4 20 1 21 √21 बचा। √21 का कोई मान ही नहीं आता, तो क्या करोगे निकाल करके, दशमलव में थोड़ी लिखना है, लिखने में क्या जरूरत है, तो ना मेहनत करने की। n1 को हमने दिखा दिया डेल्टा f1, n2 को दिखा दिया डेल्टा f2, लुक्स लाइक एज, बातें समझ रहे हो ना। अब क्या करनी है, डेल्टा f1 की वैल्यू यहां से उठाकर लाकर रखेंगे एंड डेल्टा f2 यहां से रखेंगे। मॉड f1 एंड मॉड f2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने रखा हुआ है 6 √21 आ जाएगा। एंड f1 f2 i जब भी हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट, जैसे i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन, j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन, k का k के साथ मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो 1 आता है। बट अगर आप वहीं पर i का j के साथ करोगे या फिर i का k के साथ करना चाहोगे, डिफरेंसेस से अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे, उसकी वैल्यू 0 आती है। क्रॉस में इसका जस्ट उल्टा होता है, तो क्रॉस हम यहां पर नहीं पड़ेगा, इधर डॉट प्रोडक्ट है, हम i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा, 4 में 4 घट जाएगा, 16 बटे 3 6 √21, 2 से काट दोगे, आपका आंसर बच गया। और कुछ करना ही नहीं था यार, क्या इसमें दिमाग लगाना। अगले क्वेश्चन पर चले, इतना नोट डाउन कर लिए। हम लोग एक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही सबको ना, बहुत अच्छे। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। सर आप जितने क्वेश्चन लाते हो सब सिंपल होते हैं, लेकिन सॉल्व करते हुए नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं सिंपल कर दूंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे कि जानते हो कि अगर इसको यहाँ पर बता दिया गया तो आपको याद हो जाएगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, अगर जो चीजें यहाँ पर बता दी गई आपको आना ही आना है, वैसी कोई बात नहीं जो नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके लिए तो आप निफिकिर हो जाया करो। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f(x(y(g) इज इक्वल टू x2y(g) प्लस 4xg² एट द पॉइंट 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप - j कैप - 2k कैप। अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी तक तो सरफेस में आया तो हमें थीटा निकालना था, तो हमने निकालना सीख लिया। अब ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसलिए लाता हूं, अगर मैं एक ही तरफ का क्वेश्चन कराने लगूं, क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे आप एग्जाम में। मैं ये गारंटी इसीलिए देता हूं कि आपको अगर जो भी चीजें पढ़ाई गई वो चीजें आप नोट करके रखे हो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये याद रख लेना। इतने टाइप के मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि एक भी प्रकार के क्वेश्चन अगर छूट जाए, गारंटी मैं देता हूं। बस बशर्ते ये है कि आपको हर एक पॉइंट के क्वेश्चन बताए गए हैं वो याद होने चाहिए, बस मेथड उसका याद होना चाहिए। सॉल्यूशन देखोगे, पहले करना क्या है ओवरऑल पहले समझ लिया करो। देखो क्वेश्चन लगाने में महारत नहीं है कि आप क्वेश्चन लगा ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आप उसको समझ पाओगे, एग्जैक्टली क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे मैं आपसे कह क्या रहा हूं, आप आंसर तभी दे पाओगे जब तक मेरे प्रश्नों को नहीं समझोगे। जब तक इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इसको कर ही नहीं पाओगे। मेन बात यही है।
मैकेनिक्स पढ़ते हो मैथ में? मेरी बात समझो, अभी नहीं मिला है ना मैकेनिक्स, अभी आगे मिलेगा मैकेनिक्स। बच्चे रोते हैं बैठ के क्लास में, कारण क्या होता है? उन्हें क्वेश्चंस नहीं समझ में आते कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेकिन आपके लिए वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैकेनिक्स में ही पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। तो बच्चे वही जो मैंने बताया ना, बच्चे रोते हैं बैठ के क्लास में, कारण उन्हें समझ ही नहीं आता। जितने प्रकार के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन दिए गए, 40 क्वेश्चन दिए गए, तो उतने प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता यार वो क्या कह रहा है। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हुए रोते हो ना, वैसे उसमें भी कंडीशन सबकी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हर चीजें आप जब तक नोट कर नहीं पाओगे, जैसे न्यूमेरिकल्स आप कब लगा पाते हो? जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाता है। वही बच्चे न्यूमेरिकल लगा पाते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पे, आपका फार्मूला बेस पे नहीं होता है। न्यूमेरिकल होता है आपके कितना आप सोच सकते हो उसको, कितना आप सोच सकते हो उसको। 12th पास करके आए हो ना, मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स सॉरी, तो या तो आप जेई के एग्जाम तो दिए ही होंगे, अगर नहीं भी दिए होंगे तो कोई बात नहीं, बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे। अगर आपको जेई के एग्जाम कभी अगर दिए होते, अगर इसके जस्ट पहले अगर जब आप तैयारी कर रहे थे, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आता न्यूमेरिकल होता क्या है। या जेई के कभी क्वेश्चन उठाकर देखना, तो वहां पर न्यूमेरिकल अपना असली रंग दिखाता है। वो फार्मूला तो कितना भी लगाओ आता ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस होता है, आप कितना उस क्वेश्चन पर सोच सकते हो। तभी तो कहते हैं ना, वो क्वेश्चंस टीचर आसानी से लगा पा रहा है, स्टूडेंट लगा ही नहीं पा रहा है। कारण होता है कि टीचर की सोच अलग हो जाती है। एक तो वो बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, ऊपर से उसके लिए ये बेनिफिट हो पाता है कि वो क्वेश्चन देखते ही भांप जाता है कि एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है। अब मैं इसको देख के तो मैं समझ गया कि ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है, आप नहीं समझ पाए तो लगा कौन पाएगा? जो समझ जाएगा। तो आप भी समझने की कोशिश किया करो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ इतना, पहली चीज इतने का हमें मतलब कोई फंक्शन है, इससे हमें नहीं मतलब ये XYZ कोई XYZ का फंक्शन f है। ठीक, हमें फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहली चीज दिमाग में नोट कर लो, हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है किसका? फंक्शन का। फंक्शन हमारा दिया गया है एट द पॉइंट इतना, मतलब इस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जो चीज ये दी जा रही है इसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। अब इसके यूनिट वेक्टर में से अगर आप इसके ग्रेड से मल्टीप्लीकेशन करा दोगे, अरे भाई समझो मेरी बात, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, अब इस फंक्शन का हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो मान लो इसको वेक्टर ए मान लो ना, डायरेक्शन ए मान लो, बी मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो। तो एफ अगर यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लीकेशन करा दे तो एफ का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। इट मींस दैट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है? लेट वेक्टर ए क्या हमारा डायरेक्शन वेक्टर है 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप, हमने मान लिया ये वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर। आपको निकालना क्या है? आपको प्रूव करके दिखाना है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है आपका। मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेड f डॉट यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। एक तो चीज वेक्टर ए डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको निकालना है, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालोगे तो यूनिट वेक्टर ए निकालोगे। अब उसको अगर इसके ग्रेड f से मल्टीप्लीकेशन करा दें तभी तो इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल आएगा। अब सब लोग इसको लगा सकते हो, अब लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ही लगा पाओगे, मैं नहीं लगाने वाला, मुझसे याद फिर मैं बता दूं, उससे पहले तुम लोग लगा लोगे। मामला यहीं पर फंसता है स्टूडेंट को कि वो जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता कि ये क्या पूछा क्या जा रहा है। अभी भी तुम लोग यही लिखते हो, सर मुझे यही नहीं समझ में आता इसमें पूछा क्या जा रहा है। अब समझ में आ गया? फिर से समझो, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ, हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है एफ का। अब एफ का डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकाल पाओगे? इस पॉइंट पर, ठीक है, हमें डायरेक्शन दिया जा रहा है इस डायरेक्शन, मतलब हमें दिया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे मैं जहां पर खड़ा हूं तो ये पूर्व दिशा है, मतलब मेरे रूम के अनुसार। अब आप कहां से देख रहे हो वो आप डिपेंड करोगे, मेरे रूम के अनुसार ये पूर्व दिशा है। अगर मुझसे ये कहा गया कि मेरा डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इस दिशा में
और इस दिशा की वैल्यू ये हो गई। तो इस दिशा की पहले हमें यूनिट वेक्टर मालूम होना चाहिए पूर्व दिशा की। अगर उसका यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव मालूम हो जाएगा, तो उसका मेरे ग्रेड एफ से मल्टीप्लिकेशन करा दो। जैसे तुम मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो मेरा डायरेक्शन डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब आ गई बात ना समझ में। चलो सॉल्यूशन कर लोगे, काफी बच्चे तो लगा भी लिए होंगे। डेल एफ कैसे निकालते हो? सबसे पहले फंक्शन दिया गया आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 4xz स्क्वायर। पहले निकालो डेल एफ, डेल एक्स निकालोगे तो क्या निकालेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2xyz प्लस में 4z स्क्वायर, यही मिलेगा। डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो क्या मिलेगा? वाई का एक्स स्क्वायर जेड, इसमें वाई है ही नहीं। डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालोगे तो क्या मिलेगा? इसमें जेड है एक्स स्क्वायर वाई, इसमें जेड है बिल्कुल, प्लस में 8xz। इसके अलावा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एट द पॉइंट आप उतना निकालना, चाहे आप यहां पर वैल्यू रख दो, चाहे आप डेरिवेटिव रखने के बाद रख दो। एट द पॉइंट आप बाद में रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ग्रेड एफ की बात करूं तो ग्रेड एफ इट मीन्स दैट ये पूछा जा रहा है ग्रेड एफ क्या है बताओ? ग्रेड एफ, अरे यार ग्रेड क्या लिखते थे? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से वीडियो देख कर आया करो तभी मजा आएगा। के डेल डेल जेड, अभी तक बच्चों के काफी दिमाग में यही आ रहा होगा कैसे वो डायरेक्ट डेल डेल एफ बाई एक्स लिख देते, डेल डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ आई कैप कैसे लिख देते हो भाई मेरे? समझो यार, डेल की वैल्यू ही यही होती है, एफ रखते हैं। अब ये ऐसे आता है डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू आई, डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये आता है। यही मैं डायरेक्ट रख रहा था। अभी काफी स्टूडेंट तो परेशान हो गए कि कैसे जाने कितना बराबर इतना ही होता है। अब कैसे जानने का क्या मतलब है? डेल की वैल्यू यही होती है। मैं कितनी दिन से समझा रहा हूं, आज शायद चौथा या पांचवा लेक्चर है ग्रेडियंट का, तो वही चीज है। अब देखो समझो मेरी बात, डेल डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ, सॉरी डेल डेल एक्स ऑफ एफ निकाले हो, कितनी वैल्यू है? रख दो इसको 2xyz प्लस में 4z स्क्वायर आई कैप, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 8xy के कैप। समझ आया? ये निकला हमारा डेल एफ। एट पॉइंट 1 कामा -2 कामा -1 निकाले, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू, तब आपका डेल एफ निकल के आएगा कितना? एक्स की जगह पर 1 रखोगे 1, वाई की जगह पर -2 रखोगे -2, जेड की जगह पर -1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4। समझ आया? आए कैलकुलेशन में थोड़ा सा तेज हो जाओ ना। जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 4 आई कैप प्लस में एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जेड -1 बचेगा ना, माइनस जे कैप, और एक्स स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर वाई -2 और 8xy एक्स वाई 8 दूनी 16 -16 ठीक है, ठीक 4 4 8 8 आई कैप माइनस का जे कैप 16 17 18 -18 के कैप। दिस इज योर डेल एफ। हाँ या ना? ये निकल के आपका डेल एफ, बोलो हाँ या ना? समझ में आया सबको डेल एफ की वैल्यू? किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ गलत हो रहा है क्या? इसमें किताब में आ रहा है 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 10 के कैप, कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं। फिर से देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर वाई -2 8xy -2 8 दूनी 16, सही तो है यार? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xy। किताब वाले पागल हो गए 1 कामा -2 कामा -1, एक्स स्क्वायर वाई 8xy। अरे यार सॉल्व कर लो भाई। एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 8xy है तो एक्स की वैल्यू रखोगे कितना? 1 इंटू वाई की वैल्यू रखोगे तो -2 प्लस में 8 की वैल्यू रखो, ओ सॉरी एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू -2, तो ये -2 -8 दूनी 16 -18 आएगा यार। किताब वाले गलत है,
किताब वाले जल्दी जल्दी गलत छापते थे, 18 का 10 छापती है, ठीक। ये निकल के आपका डेल एफ की वैल्यू। अब क्या करोगे, अब आपको निकालना क्या है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालने के लिए मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू तो आ गई, यूनिट वेक्टर ए चाहिए, यूनिट वेक्टर ए निकालो। हमने माना है वेक्टर ए को इतना माना है 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप, ये वेक्टर ए है। मॉड वेक्टर ए निकालो, मॉड वेक्टर ए निकालो, कितना निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस का 1 प्लस का 4, 4 4 8 1 9 बराबर 3, यूनिट वेक्टर ए निकल के आ गया। हाँ यूनिट वेक्टर ए निकाल लो यहाँ से फटाक से, यूनिट वेक्टर ए दैट्स योर ए की वैल्यू 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप डिवाइड बाई 3। अब हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना है, तो हम निकालेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एफ इंटू में यूनिट वेक्टर ए रखोगे। डेल एफ की वैल्यू क्या निकाले हो, ये 8i कैप, हाँ माइनस का j कैप माइनस का 18k कैप, ओके। वेक्टर ए यूनिट की वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओ, 16 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j का j 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36 डिवाइड बाई 3, 6 7 6 13, 3 1 4 1 5, 53/3 क्या आ रहा है मेरा। जब भाई किताब वाले पहले से ही गलत करके बैठे हैं तो कहाँ से आएगा, ये बेचारे 10 लिख रहे हैं तो इनका 37/3 आ रहा है, मेरा 53/3 मेरा सही है। डायरेक्शन डेरिवेटिव किताब मत देखना, किताब वाले गलत कर दिए, यहाँ पर 18 कर दिए हैं, वो सॉरी 10 कर दिए हैं, 18 आएगा, ठीक है। फिर से एक बार पॉइंट कर लो, 8 दूनी 16, 1 18 दूना 36, 6 6 12 1 13, 3 3 1 4 1 5, 53/3 सही है, 53/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव नोट कर लो, नोट कर लो। आज के लिए बस इतना करें, और पढ़ा दें, इतना करें और पढ़ा दें। कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप ऐप पे चले जाना, ठीक है। और पढ़ाएं कि बस करें, चलो बहुत बढ़िया, बहुत हो गया आज की क्लास, ठीक है। हाँ लगभग टाइम हो चुका है। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले, आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अभी के लिए ऑफर चल रहा है। मैंने 15 अगस्त से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 20 अगस्त तक कर दिया, और ये लास्ट डेट होगा, 20 अगस्त को लास्ट डेट है। इसके बाद ऑफर नहीं बढ़ने वाला, और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट पा सके, इसलिए मैं ऑफर बढ़ा रहा हूं। अदरवाइज अभी तक ऑफर खत्म हो गया होता, सिर्फ 2 दिन के लिए हमने ऑफर लाया था। स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ऑफर बढ़ाइए, इसलिए हम लोग बढ़ाते चले गए। हम लोग ये नहीं चाहते कि बस पैसा आए ना, कोई मतलब नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट कम से कम में, जो 4000 भी नहीं दे सकता, वैसे 4000 कौन नहीं दे सकता पूरे साल के लिए, जो कि 3000 हर मंथली देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के। 4000 पूरे साल का मैं ले रहा था, बट उसमें भी मैं अभी एकदम डिस्काउंट 50% इसमें भी आप हो गया। दिस इज ओनली 1999 रुपीज़। पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, सिर्फ 2000 दो, पूरे साल भर पढ़ो। और उसकी वैलिडिटी साल तक नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अगले आने वाले 30 साल तक वैलिडिटी मिलेगी, मतलब 2052 तक की वैलिडिटी है। सोचो, जैसे यही मैं बता रहा था कि उसके बाद अभी जब लाइव क्लास थी तो एक स्टूडेंट को बताया मैंने कि मान लीजिए बाद में आपके बच्चे भी पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं, तो वो कह रहा है कि नाती पोते भी पढ़ सकते हैं। बहुत कलाकार, ठीक। तब तक 30 साल नहीं 60 साल तक वैलिडिटी देनी पड़ेगी। क्लियर है? मतलब एक बार ले लोगे, आराम से पूरा साल पढ़ो बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर सिर्फ क्लास ही नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन होगा उनका, जो अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व कर पाते उनका सोल्यूशन होगा। क्रैश कोर्स भी मैं इसी में दे दूंगा, टेंशन मत लो। जो क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स एक चीज़ आज मैं और ऐड कर देता हूँ, वैसे लास्ट में क्रैश कोर्स अलग से निकाला जाता है, मैं इसी में डाल दूंगा क्रैश कोर्स। अब बोलो, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इतना पे करो और कंप्लीट पढ़ो,
बातें समझ में आ गई। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस पर तुरंत मैसेज कर सकते हो। नाइन 9532039099 इस पे तुरंत व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नाउ। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस पे व्हाट्सअप करिए और कोई भी जानकारी चाहिए तुरंत आपको मिल जाएगी। या तो आप ऐप पे डायरेक्ट जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, या तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दो 9532 039 099, आपको तुरंत इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। केमिस्ट्री इसके बाद चलेगी, उसके बाद मैथ भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका टाइम रेगुलर कर दिया गया है तो अभी जाना मत कहीं, सिर्फ 10-5 मिनट का टाइम जो मिलता है उसमें थोड़ा सा फ्रेश हो जाया करो, पानी वानी पी लिया करो, फिर से केमिस्ट्री क्लास, फिर से मैथ की क्लास। सो मिलते हैं केमिस्ट्री में। टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।